आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे थे उसका आज दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या अंतर हो सकता है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या अंतर है और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। सेम चीज़ वही आज यही है। कल हम लोगों ने समझा कि निर्जीव सजीव से कैसे अलग है। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक जंतु एक पौधे से कैसे अलग है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। तो आज की क्लास इसी पर होगा बेसिकली कि एक जंतु एक पौधे से कैसे अलग है और इस संसार में इतने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। तो कुछ हमने पहले से ही लिख रखा है अंतर, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एक अंतर लिखा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब समझें शारीरिक संगठन। जो शरीर के संगठन के आधार से अगर आप बात करें तो इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, जो जीव की संख्या है, अब तक तो खोजे जाने वाले जो जीव की संख्या है लगभग 18 लाख खोजा गया है। वैज्ञानिक के आधार से इस पृथ्वी पर 3 करोड़ प्रकार के जीव की जाति है। तो सभी जातियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आप पाएंगे कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला कंसेप्ट है, शरीर का संगठन कैसा है किसका, तो आप पाएंगे कि इस पृथ्वी पर जो जंतु हैं, जंतुओं का शरीर का संगठन जो है पौधे की अपेक्षा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आप एक अंतर बता सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं, मतलब अगर हम इधर एनिमल्स मान ले यहाँ पर, तो एनिमल्स की जो कैटेगरी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर जो जंतु है वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब जटिल। अगर जीव जो है, जीव में जो जंतु है और जो पौधा है, दोनों में अगर अंतर आप देखेंगे तो पहला ही अंतर यह मिलेगा कि पौधों की जो शरीर की संरचना है वह कॉम्प्लेक्स नहीं है, जटिल नहीं है, लेकिन जंतुओं के शरीर की संरचना जटिल होती है। पहला अंतर यही है। ये आपको बात समझ में आया? आजाद, बात समझ में आई? एनिमल्स का शरीर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल है, और पौधों का शरीर जटिल नहीं है। किसकी अपेक्षा? जंतु की अपेक्षा। ठीक, पहली बात ये हो गई। और दूसरी चीज समझिए, एक चीज अगला हमने लिखा है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब समझिए वृद्धि। देखिए, वृद्धि जो है जंतुओं का जो वृद्धि होता है, जैसे हम लोग जब छोटे थे अब धीरे धीरे बड़े हो गए, तो बड़े होने वाली जो प्रक्रिया है जंतुओं में एक निश्चित समय तक ही चलता है। जैसे मानव लगभग 22-23 साल तक बढ़ सकता है, ऐसे सभी जंतु हैं जो लगभग एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ते हैं, इसके आगे वो लोग नहीं बढ़ते हैं। तो लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। तो पौधों का जो अंतर एक यह दूसरा होगा कि पौधे जो होते हैं यह जीवन भर बड़े होते हैं, लेकिन जंतु जीवन भर बड़े नहीं होते हैं। इनके बढ़ने की एक उम्र होती है, एक निश्चित समय सीमा होती है, वहीं तक जंतु बढ़ते हैं। पौधे के अंदर लाइफ टाइम बढ़ने की क्षमता होती है। जब पौधे की मृत्यु होने वाली होती है तो उसके सिर्फ कुछ समय पहले पौधा जो होता है नहीं बढ़ता है, नहीं तो अन्यथा वह पूरे जीवन भर लगभग बढ़ता रहता है। मतलब मृत्यु के कुछ समय पहले से पौधे बढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन जंतु जो होता है बहुत समय पहले ही बढ़ना बंद करता है। मतलब एकदम निश्चित समय तक ही हम लोग बढ़ते हैं। अगला अंतर तो यही हो गया कि पौधों की जो वृद्धि होती है जीवन भर होती है और जंतुओं की वृद्धि जीवन भर नहीं होती है। लेकिन एक बात समझिए, जो जंतु होते हैं इनके शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनका वृद्धि जीवन भर होता है। कल की क्लास में इस पे हम लोग चर्चा कर लिए थे, जैसे बाल और नाखून, ये जीवन भर बढ़ते हैं, लेकिन हमारा पूरा शरीर जीवन भर नहीं बढ़ सकता। अगला अंतर समझिए क्या हो सकता है, सेल वॉल। अगर आप एक चीज समझिए, सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। जैसे मानिए कि ये है हमारे पास एक कोशिका, और कोशिका ये जो है कोशिका की यहाँ पे एक जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग अगर सेल मेम्ब्रेन कह दें, तो पौधों के अंदर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक परत पाई जाती है मोटी सी, जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है यह केवल पौधों में होता है, बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया हालांकि एक अलग मुद्दा है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जनरली जो आप अंतर देख रहे हैं कि पौधों के अंदर सेल वॉल होता है, लेकिन
जंतु के अंदर सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। ये एक अंतर अगला हो गया सेल वॉल के लेवल पर। अगला समझिए क्लोरोफिल का कंसेप्ट जो है। क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है, इसी की वजह से पौधे हरे होते हैं, और जब पौधा हरा होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। मतलब कि क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट। पिगमेंट कहने का मतलब होता ये है कि जो रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हो। तो क्लोरोफिल जो है पौधों के अंदर हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप एक चीज जान लिए कि इस पृथ्वी पर जितने भी आपको जंतु दिखाई दे रहे हैं, वे सभी जंतुओं के अंदर किसी के भी अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन सभी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ अपवाद हैं पौधे, जैसे कुछ कवक हैं, कवक का रंग सफ़ेद होता है और उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज़ समझिए, एक अपवाद जंतुओं में भी याद रखिए, यूग्लिना। जैसे यूग्लिना क्या है? यूग्लिना एक जंतु है, लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो दोनों अपवाद याद रखिएगा। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। वे पौधे कौन है? कवक। कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। एक ऐसा जंतु भी है जिसका नाम यूग्लिना है। जंतु होने के बावजूद भी इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो इसके अंदर होगा वह फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होगा। इसलिए यूग्लिना जो होता है फोटोसिंथेसिस भी कर पाता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। तो एक अंतर यह हो गया। खास बात समझिए यूग्लिना से संबंधित, यूग्लिना एक जंतु है, लेकिन क्लोरोफिल होने की वजह से इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने का गुण भी पाया जाता है। इस वजह से इसके अंदर पौधे और जंतुओं का दोनों गुण पाया गया, और जब दोनों का गुण पाया गया तो इसे पौधे और जंतुओं के बीच का लिंक कहा गया। लिंक कहने का मतलब यह होता है कि ऐसा जीव जो दोनों कैटेगरी का हो, जिसके अंदर दोनों के लक्षण पाए जाते हों। तो यूग्लिना के अंदर प्लांट्स के भी कुछ कैरेक्टर है, कुछ एनिमल्स के भी कैरेक्टर है, इसलिए इसको हम लोगों ने कह दिया प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का लिंक है, यह कड़ी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यूग्लिना। और क्यों कहा गया इसके पीछे का कारण भी बता दिए कि जंतु होने के बावजूद भी यह फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है। अगली बात समझिए कि हमने यहाँ पर लिखा ही है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस समझिए, जंतु फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। जो अभी तक मैं समझा रहा था आपको, क्लोरोफिल जिसके अंदर होगा वही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो क्लोरोफिल तो सिर्फ होगा प्लांट्स के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है कौन कर सकता है? सिर्फ प्लांट्स ही कर सकता है ना। अपवाद में यूग्लिना है सिर्फ। तो फोटोसिंथेसिस जो है पौधे कर सकते हैं, लेकिन जंतु नहीं कर सकता है। यह भी एक अंतर है पौधे और जंतुओं के बीच में। अगली बात समझिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या होता है? पोषण। पोषण के आधार पर भी इनके अंदर थोड़ा सा अंतर किया गया है। जैसे समझिए जितने भी आपको जंतु दिखाई दे रहे हैं, ये भोजन के रूप में सामान्यतः क्या प्रयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ये जंतुओं का कैरेक्टर है। जंतु भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, लेकिन पौधे ऐसा कुछ नहीं करते हैं। पौधे जो है भोजन करते ही नहीं हैं, बल्कि वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जंतु तो भोजन को मतलब बाहर से खाता है, लेकिन जंतु जो है भोजन बाहर से खाता है, लेकिन पौधे जो हैं ऐसा नहीं करते हैं। पौधे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ वायुमंडल से अपने अंदर खाने भोजन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं अपने अंदर। तो एक अंतर यह भी हुआ कि सभी जंतु जो होते हैं किसी प्रकार का भोजन जो होता है अपने वायुमंडल से लेकर खाते हैं, लेकिन पौधे ऐसा नहीं करते हैं। पौधे अपना भोजन खाते नहीं हैं, बल्कि अपने अंदर ही बना लेते हैं। एक अंतर यह भी हो गया। अगला देखिए हमने लिखा है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब होता है गति। ठीक, तो जैसे मैं लगातार पढ़ाते वक्त गति कर रहा हूँ, इधर उधर चलना, हर चीज़ गति होती रहती है जंतु द्वारा।
तो जंतु एक जगह से दूसरे जगह जा भी पाता है, अपने हाथ को, अपने जुबान को, हर चीज़ को हिला पा रहा हूँ, मन किया तो मैं एक जगह से दूसरे जगह जा भी पा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ हो पा रही है ये सिर्फ जंतुओं के अंदर है। पौधों के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने का गुण नहीं पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज पौधा हमारे खेत में है तो कल पड़ोसी के खेत में होगा, ऐसा एकदम संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो योगी जी का साढ़ है वो आज हमारे खेत में है, कल आपके खेत में होगा, ऐसा कर सकता है। क्योंकि जो साढ़ है, उस साढ़ जो है एक प्रकार का जंतु है और वो साढ़ जो है एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, लेकिन पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो यह एक अंतर यहाँ पर भी होगा मोमेंट के आधार पर, कि मोमेंट जंतु जो है एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, आ सकता है, लेकिन पौधे एक जगह से दूसरी जगह न तो जा सकते हैं और ना ही आ सकते हैं। लेकिन एक विशेष देखिए, पौधे जो है अपने ब्रांच को ये थोड़ा बहुत इधर उधर हिला सकते हैं, मतलब कि अपनी शाखाओं को थोड़ा बहुत इधर हिलाने डुलाने की क्षमता होती है। जैसे मैं एक जगह खड़ा होकर के अपने हाथ को हिलाऊं, मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है लेकिन मेरा जो शरीर है एक ही जगह पर स्थिर है। तो सेम इस तरह का प्रोसेस पौधा शो करता है कि अब एक ही जगह पर होने के बावजूद भी अपनी शाखाओं को वह इधर उधर हिला डुला सकता है, लेकिन जगह परिवर्तन करने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है। तो एक चीज़ ये आपको देखने के लिए मिला कि जंतुओं के अंदर मोमेंट है और पौधों के अंदर मोमेंट नहीं होता है। अगली चीज़ को समझते हम लोग है, समझिए इरिटेबिलिटी जो है इसका मतलब होता है उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशील। देखिए, पौधे की अपेक्षा जंतु जो होता है यह अधिक उत्तेजनशील होता है। हम लोगों के अंदर उत्तेजित होने की जो क्षमता है अधिक है, लेकिन पौधों के अंदर उत्तेजनशीलता जंतु की अपेक्षा काफ़ी कम पाई जाती है। तो एक अंतर यह भी है, आप कह सकते हैं कि जो जंतु होता है वह पौधे की अपेक्षा अधिक उत्तेजनशील है, जल्दी उत्तेजनशील हो सकता है, और पौधा जल्दी उत्तेजनशील नहीं होता है। तो हम लोग समझ रहे थे इरिटेबिलिटी मतलब उत्तेजनशीलता। जो उत्तेजनशीलता है यह जंतुओं के अंदर अधिक है साबित हुआ और पौधों के अंदर कम होता है। एक अंतर तो यह भी आप जान सकते हैं। अगली चीज को समझिए, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो जंतु है और जो पौधे हैं दोनों के स्टोर तो दोनों कार्बोहाइड्रेट ही करते हैं, लेकिन दोनों के स्टोर करने का जो रूप है, फॉर्म है, वो अलग अलग है। तो यहां पे समझिए कि जो स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखा गया है इसमें दो बात समझिए। जितने भी आपको देखिए प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं और जितने भी एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, जो एनिमल्स है वह जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। मतलब जो जंतु है ये ग्लाइकोजन के कार्बोहाइड्रेट को अपने बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। कौन? जंतु। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं यह जब कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर स्टोर करते हैं तो इनके स्टोर करने का जो फॉर्म है उसे आप जानते हैं स्टार्च। यह जो है स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। तो एक अंतर यह भी है कि जो जंतु होता है वह अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, और जो प्लांट्स होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। एक अंतर यह भी है इन दोनों के बीच में। अगली बात को समझते हम लोग है एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जीय तंत्र। जो उत्सर्जी तंत्र होता है, देखिए सभी जंतुओं के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष तंत्र पाए जाते हैं जिसे आप कहते हैं उत्सर्जीय तंत्र। जो उत्सर्जीय तंत्र होता है उसी की सहायता से हम लोग अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो जंतुओं के पास एक अपना उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है जिसे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, और उसी की सहायता से हम लोग अपशिष्ट पदार्थों को बाहर रिलीज कर देते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो पसीने की ग्रंथि है वह एक प्रकार का उत्सर्जी तंत्र का हिस्सा है, जिसकी वजह से हमारा शरीर पसीने को लगातार बाहर निकालता है, और इसे निकालना भी बहुत जरूरी है। यदि उत्सर्जी तंत्र सही ढंग से काम नहीं करेगा तो आपके शरीर में वे सभी प्रोडक्ट अधिक हो जाएंगे जिसकी आवश्यकता आपके शरीर को नहीं है। मतलब कहने का ये कि पॉइजन शरीर में अधिक इकट्ठा होने लगेगा, और जब पॉइजन की संख्या अधिक हुई तो आप आसानी से मर जाएंगे। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को
बाहर निकालना लगातार जरूरी होता है। तो ऐसे पौधे भी करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम पौधे के अंदर कोई विशेष नहीं है, बस इनका जो अपशिष्ट पदार्थ है वह इनके शरीर से बाहर निकल करके एज ए सेल वॉल के रूप में काम करता है। सेल वॉल मतलब जो कोशिका भित्ति है, इनके शरीर में जितना भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो शरीर से बाहर होकर के एज ए सेल वॉल के रूप में पौधे की सुरक्षा के रूप में काम करता है। लेकिन हम लोगों के शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है वो हमारी सुरक्षा के काम में नहीं आता है। जैसे जो पसीना निकल रहा है, ये कौन सी सुरक्षा कर सकता है? अगर ज़्यादा रह जाए शरीर पर तो बीमारी कर देगा। लेकिन पौधे में देखिए इसका प्रॉफिट है, इसका जौन भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकला है। तो हम लोग यह बात समझ पाए कि उत्सर्जी तंत्र के आधार पर भी एक अंतर है। जंतुओं के अंदर एक सुव्यवस्थित उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है, लेकिन पौधों के अंदर सुव्यवस्थित उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। और हमारे शरीर से हमेशा उत्सर्जन होता रहता है, उनके शरीर से भी होता है, लेकिन उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा वो उनके एक प्रकार से हेल्पफुल है, लेकिन हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा वो हेल्पफुल नहीं होता है। एक अंतर तो यह हो गया। अगली बात को समझते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखे हमने वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब क्या होता है? रसधानी। रसधानी के आधार पर भी एक अंतर होता है। जैसे समझिए, रसधानी जो है जंतुओं के अंदर पाई ही नहीं जाती और पौधों के अंदर पाई जाती है। रसधानी क्या चीज है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग साइटोलॉजी पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान, तो वहां पर इसके बारे में खूब विशेष चर्चा होगी। तो अभी बस इतना याद रख लीजिए कि जो रसधानी होता है यह जंतु के अंदर नहीं होता है और पौधे के अंदर एक सुव्यवस्थित मतलब एकदम विकसित एक रसधानी पाई जाती है, वैक्यूल्स पाया जाता है। तो एक अंतर आप यह भी कह सकते हैं। अगला देखिए, सेंट्रियोसोम। जो सेंट्रियोसोम होता है इसे हम लोग हिंदी में तारक काय कहते हैं। तारक काय जो होता है जंतु की कोशिका में पाया जाता है। तारक काय जो है हमारी कोशिका में पाया जाएगा, लेकिन यह प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो एक अंतर यह भी है। इसका भी हम लोग अध्ययन साइटोलॉजी में ही करेंगे। काफ़ी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में लिखी तो हैं, लेकिन इसका विस्तार से अध्ययन जो होगा किसी अन्य सब्जेक्ट में होगा। तो अभी यहाँ सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में चीज़ों को एक बार सिर्फ देख लेते हैं, विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग आगे जब जहाँ भी इसका जिक्र होगा। अभी बस सिर्फ एक अंतर है। तो यहाँ हम लोग अगर इसके अंदर एंट्री करेंगे तो एक नई चीज़ें चालू हो जाएंगी। अगर इसके अंदर मतलब इसको अगर वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम को समझाया जाए तो ये एक प्रकार का साइटोलॉजी में पूरा एंट्री मारना पड़ेगा और वहाँ से जाके फिर हमें समझाना पड़ेगा आपको। लास्ट अंतर हम लोग देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है स्पीड ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब समझिए, जैसे एक पौधा आज लगाइए और आज ही अगर एक बच्चा पैदा होता है तो अगर आप देखेंगे कि दोनों की जो स्पीड है बढ़ने की एक बहुत बड़ा अंतर होगा। जितने भी पौधे आप देखेंगे सभी की स्पीड एक एनिमल्स के अकॉर्डिंग बहुत तेज होती है। तो जो आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर जो है वह प्लांट्स में अधिक होता है और जंतुओं में कम होता है। यह भी एक अंतर है। तो यह जो एक डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स की टॉपिक थी, जंतु और पौधे में क्या अंतर है, यह टॉपिक यहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है। टोटल हमने 13-14 लगभग 13 हम लोगों ने अंतर को देखा कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में अंतर हो सकता है। अब जो अगली टॉपिक एक नई पढ़नी हम लोगों को है वो टॉपिक समझिए कि वो है बायोडाइवर्सिटी। जबकि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हम कल के क्लास में ही थोड़ा सा समझा दिए थे कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। आज फिर से उसी चीज़ को हल्का सा रिपीट कर लेते हैं। हमने समझाया था कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। इसका मतलब समझिए, जो हम लोगों का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ATM एटमॉस्फेयर, इसमें जो है मतलब जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और अनेक प्रकार की जो जीव की उपस्थिति है वही बायोडाइवर्सिटी है। तो जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बात है यह आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। पर्यावरण में अनेक प्रकार के जीव की उपस्थिति ही बायोडाइवर्सिटी है। अगली बात समझिए कि जो बायोडाइवर्सिटी है तो कितनी है। अब तक कुछ फैक्ट समझ लीजिए इसी में कि जो अब तक इस पृथ्वी पर जो 3 करोड़ जीव जो है विलुप्त हो चुका है। विलुप्त कहने का मतलब कि जब से इस पृथ्वी पर जीवन पनपा, जीवन की जब शुरुआत हुई तब से अब तक
वैज्ञानिक के आधार से 3 करोड़ जीव की जाति विलुप्त हो चुकी है। और इस समय उसी में से जब देखिए, इस समय वर्तमान में पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ जीव की जाति निवास करती है। मतलब 3 करोड़ विलुप्त भी हो चुका है जीव की जाति, और 3 करोड़ जातियां निवास करती है वर्तमान में इस पृथ्वी पर। और उस 3 करोड़ जो निवास करती है उसमें से हम लोगों ने लगभग 18 लाख जीवों को हम लोगों ने खोज रखा है। उस 18 लाख में से 5 लाख जो है, जो बचा 5 लाख है, ये जो 5 लाख आप देखेंगे ये सभी प्लांट्स हैं। मतलब इस पृथ्वी पर लगभग 5 लाख पौधों की खोज हो चुकी है। और बचा जो 13 लाख, जो 13 लाख आप देख रहे हैं, ये जो 13 लाख है यह जो है ये सभी एनिमल्स हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे जीवों की संख्या का खोज हुआ है। ये डाटा पूरा याद रखिएगा, कोई इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 करोड़ जीव की जाति विलुप्त हो चुकी है। 3 करोड़ जीव की जाति वर्तमान में प्रेजेंट है। उस 3 करोड़ में से 18 लाख जीव की जातियों की खोज हुई। उस 18 लाख में से 5 लाख पौधे हैं और बचा 13 लाख, तो 13 लाख एनिमल्स हैं। इस तरह से हमारे इस पृथ्वी पर जीव हैं। कुछ हमने यहाँ पर डिटेल रखा है कि बायोडाइवर्सिटी के आधार पर जीवों को जो बांटा गया, कि बायोडाइवर्सिटी के आधार से हम जीवों को अगर बांटें विभिन्नताओं के आधार पर, तो विभिन्नताओं के आधार पर जीव को हम लोग केवल 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 समझिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी लेवल। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है GDL, जेनेटिकली डाइवर्सिटी लेवल। मतलब कि जीव के अंदर जेनेटिक के लेवल पर, आनुवांशिकता के आधार पर भी विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती है। तो नंबर 1 यह हुआ। अगर कोई पूछे कि बायोडाइवर्सिटी को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो 3 बताइए। जेनेटिक डाइवर्सिटी लेवल हो गया, और हमने लिखा है SDL, इसका मतलब क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी लेवल। जाति के लेवल पर जीव की विविधता देखने के लिए मिलती है। फिर लास्ट में हमने लिखा है EDL, इसका मतलब क्या है EDL का, कि इकोसिस्टम के आधार पर डाइवर्सिटी में आपको अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर से एक बार नाम समझ लीजिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी लेवल हो गया नंबर 1 पर, दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी लेवल, और नंबर 3 वाला है जो आपका कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी लेवल। तो ये टोटल 3 प्रकार के डाइवर्सिटी पर आपको अंतर देखने के लिए पाया जाता है। कुछ और हमने डिटेल पहले से लिख रखा है, जो इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के कौन से जीव हैं। तो देखिए यहाँ आपने लिखा है इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा। वो जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी संख्या जो इस पृथ्वी पे देखिए कितना है, 10,25,000। ठीक, इस पृथ्वी पे जो कीड़ों मकोड़ों की संख्या है 10,25,000 है। इतने तो सिर्फ कीड़े मकोड़े पाए गए हैं जो खोजे गए हैं अब तक। इसके बाद समझिए हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स कहने का मतलब समझिए जो पौधे बड़े हैं, एकदम सूक्ष्म कैटेगरी के पौधों की बात नहीं हो रही, वो पौधे इस लिस्ट में आते ही नहीं हैं। तो जितने हायर प्लांट्स आप देख रहे हैं इनकी जो संख्या है 2,70,000। जो बड़े पौधे इस पृथ्वी पे हैं वो सिर्फ 2,70,000 हैं। इसके बाद समझिए अब तक मछलियों की जो खोज हुई है 26,959 प्रकार की तो सिर्फ मछली इस पृथ्वी पर निवास करती है। इसके बाद देखिए हमने लिखा है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब समझिए क्या होता है, वे जीव जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। रेंगने वाले जीव को रेप्टाइल्स कहा जाता है। देखिए रेप्टाइल्स की जो संख्या है 7150 मतलब 7,150 तो सिर्फ रेप्टाइल्स इस पृथ्वी पर है जो खोज लिए गए हैं। आगे देखिए एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कहने का मतलब समझिए क्या होता है, उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो जीव जल में भी रह ले और जो जमीन पर भी रह ले, मतलब जल जमीन दोनों पर रहने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम लोग उभयचर कहते हैं। उभयचर एम्फीबियंस, ठीक इंग्लिश में। तो इसकी जो संख्या है 4,780 एम्फीबियंस की संख्या है। इसके बाद देखिए इस पृथ्वी पे जो पक्षी हैं, बर्ड्स की जो संख्या है 9,700। इस पृथ्वी पर पक्षी निवास करती है। अगली देखिए मैमल्स। मैमल्स मतलब यह होता है वे जीव मत कहिए, वे जंतु जिसके अंदर
दूध पिलाने की क्षमता हो और बच्चा पैदा करने की क्षमता हो, उन सभी को हम लोग मैमल्स कहते हैं। स्तनधारी, जैसे हम लोग मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस पृथ्वी पर मैमल्स की जो संख्या है वो 4650 है। मतलब 4600 प्रकार के तो सिर्फ मैमल्स इस पृथ्वी पर निवास करते हैं वर्तमान में। यहां पर हमने लिखा है बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया अब तक टोटल कुल 4000 प्रकार की बैक्टीरिया खोजी गई हैं। 4000 प्रकार की बैक्टीरिया खोजी गई हैं। इसके बाद देखिए वायरस। वायरस जो है 1550 अब तक इस पृथ्वी पर जो वायरस की खोज हुई है, कुल टोटल 1550 वायरस अब तक खोजे जा चुके हैं। तो आज का जो क्लास रहा, इतना इंफॉर्मेशन इसमें रहा। अगली क्लास हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये चैनल आपको पसंद आ जाता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की बेहतरीन लेक्चर हर टॉपिक पर बायोलॉजी में आपको हर दिन 2 घंटे के कम से कम मिलेंगे। अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना, पढ़ाना, सीखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए।